नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो अपने अभिनय, लेखन और निर्देशन से लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। उनकी फिल्म बटर चिकन ने दून फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचाई, जिसके जरिए वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर प्रताप सिंह जी की। आज हमारे साथ प्रताप जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी प्रताप जी बात कर रहे थे बटर चिकन की। जी। तो बटर चिकन सोचते ही दिमाग में एकदम दूसरी इमेज बनती है। बिल्कुल। तो सर, जब ये मूवी बन रही थी तो उस समय इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो आपके आइडिया जो है वो दिमाग में आया कैसे? आइडिया तो अचानक ही कौन थे, बट जो ये आइडिया था वो मन में ही था। और एक दिन मेरे दोस्त थे मुंबई में, जिनके साथ मैं मुंबई में रहता था, तो उसको मैंने ये आइडिया सुनाया। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी फिल्म है, मतलब मैंने कहानी लिखी है, ज़रा सुन ले। तो उसने सुनी तो उसको बड़ी पसंद आई। उसको पसंद आई तो फिर वो देहरादून आया। देहरादून में उसने अपने भाई को सुनाई। उसके भाई प्रोड्यूसर हैं अक्षय शर्मा जी। तो उनको बड़ी अच्छी लगी स्टोरी। तो उन्होंने तुरंत मेरे को एकदम, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कि मैं इसको फिल्म बनाऊंगा या कुछ करूंगा, मैं एकदम तैयार नहीं था। तो उन्हें स्टोरी अच्छी लगी। उन्होंने एकदम तुरंत ही मुझे कॉल कर दी कि प्रताप जी ये फिल्म बनानी है और आप आइए। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ यार, कुछ नहीं हूँ। बट फिर विजन था। मैंने कहा चलो मौका मिल रहा है तो ठीक है। विजन था, दिमाग में स्क्रिप्ट तैयार थी, उसको पेपर पे उतारा और इस तरह से इस फिल्म का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर, तो जो नाम था बटर चिकन, ये कहाँ से क्लिक हुआ था? एक्चुअली बटर चिकन इसलिए हुआ उसका नाम, देखिए जो थोड़े स्लम्स के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका क्या दिक्कत है कि खाने वाने का कितना टेंशन है, आप जानते ही हैं। अब एक बच्चे के लिए नॉनवेज खाना, जिसके कि डेली का खाने पीने की दिक्कत है, उसको नॉनवेज खाना है और उसके घर की हालत इतनी ख़राब है कि वो दाल रोटी मिल जाए वही बेहतर है। उसके लिए खाना और खाना ही है, तो वो क्या करेगा उसके लिए? कैसे पैसे जुटा पाए, कैसे क्या करे, कैसे मेहनत करे? तो उसी के पीछे वो पूरी कहानी थी, जिसको मैंने दिखाने की कोशिश की और वो बन पाई। सर, तो जैसे जब आप कास्ट कर रहे थे, उसके बाद में आपने लोकेशन फाइनल करी, क्योंकि आपकी ही स्टोरी थी, आपका ही डायरेक्शन उसमें है, तो उस समय कितनी दिक्कतें आई आपको? क्या फेस करते हैं? तो सबसे पहले कास्टिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें। कास्टिंग इसलिए जिम्मेदारी थी क्योंकि मुझे मालूम, मैंने बोला ना आपको कि मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं था। मुझे एकदम से बोला कि यार नहीं, अब आपने जल्दी शुरू करनी है। तो फिर मैंने इसमें हेल्प ली। अपने मेरे गुरु भी हैं सुदीप जुगरान जी, धाद नाट्य मंडल से हम लोग जुड़े हैं, काफ़ी समय से उनके साथ मैंने काम किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये समस्या है और लोकेशन मुझे चाहिए बिंदालपुर। वो मैंने सोच रखी थी पहले से लोकेशन, मुझे बिंदाल ब्रिज के नीचे की लोकेशन चाहिए और वहीं से मुझे कास्ट भी चाहिए। तो अब मेरी अकेले हिम्मत थी नहीं उसको कास्ट में जाने की। तो फिर मैं उनके साथ वहाँ गया। 1-2 दिन हमने वहाँ बच्चों के साथ खूब पहले खेले कूदे, उनके लिए कुछ सामान लेके जाते थे, टॉफ़ी लेके जाते थे। तो इस तरह से पहले उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाया। फिर उसके बाद हमने उनकी जो फैमिली है उनके साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाया। तब वहाँ से हमने बच्चे छांटने स्टार्ट किए कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन जो इसकी मेन कास्ट थी, आपका जो उसमें मेन बच्चा है, जो चाइल्ड आर्टिस्ट जो हमारा चाइल्ड आर्टिस्ट जो मेन है, वो एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड हैं भानु जोशी जी, वो उनका लड़का है। तो उनके वीडियोस मैंने बहुत देखे हुए थे जी, वो करता रहता था लड़का। तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से ठीक भी जा रहा था। ओके। तो फिर मैंने उसको बुलाया और इस तरह से हमारी कास्टिंग उसकी संपन्न हुई। जी, बहुत बढ़िया मूवी थी सर वो, और काफ़ी प्रशंसा उसको मिली है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उस फिल्म में मैम ने भी एक बहुत अच्छा उसमें सीमा जी का किरदार किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से
और जैसी मैं वो उसमें आर्टिस्ट चाह रहा था वो एकदम बिल्कुल एकदम सटीक बैठी हैं आप, और आपने किया वो भी तो बहुत मौका अच्छा। वो कहते हैं ना रंगमंच मतलब मिल जाए तो बस पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, इसी पे हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा पे। जी। आपकी जो विधा है, मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वो है नुक्कड़ नाटक। जी ठीक है, तो नुक्कड़ों से शुरुआत करके आप फिल्म मेकिंग तक पहुँचे हैं। जी जी। सर लेकिन जैसे आजकल डिजिटल युग है ये, युग है, बिल्कुल। यहाँ पे डिजिटल मीडिया इस कदर हावी है कि यूट्यूबर्स हर जगह बाढ़ सी आई बाढ़ हुई से है। आई है, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास में एआई जो है आपको सभी कुछ दे रहा है, यानी आपको स्क्रिप्ट लिख के मिल जाती है और डिजिटल के माध्यम से आप हर चीज, आपको एक साथ टीम की नहीं, एक व्यक्ति पूरी टीम है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया, मतलब डिजिटल जो युग है, ये कितना भारी है अपने रीजनल सिनेमा पे या इस युग पे फिल्म मेकिंग? देखिए आप बोले ना एआई लिख के दे देता है और ये, लेकिन उस पर आप क्या कर रहे हो? आप अपने ना माइंड को स्टक कर दे रहे हो, दिमाग तो नहीं चल रहा ना। मतलब जो आप यहाँ से सोचोगे वो आपको बिना सोचे ही दे रहा है, तो फिर आप तो स्टक ही हो जाओगे। कितना ले लोगे उसमें से, कितना वो कर लोगे, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे। आप उसमें, मैंने देखा उसमें कि आप अपने उसमें आप कोई इमेजिन स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उसका सीन भी आप बना सकते हो। वो आपको एक इमेज भी दे देगा कि ये ऐसे जंगल में चल रहा है, ऐसा है, तो वो इमेज भी दे देगा आपको बना के। तो फिर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो ना जी, है ना। तो मुझे लगता है ज़रूरी है, बट लेकिन आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपनी सोच इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, तब जाके मुझे लगता है कि जो आप बेटर चीज़ देना चाहते हो वो निकल के ज़्यादा बेहतर आएगी। सर नुक्कड़ों की अगर हम बात करें, नुक्कड़ नाटक, जी। हम नुक्कड़ों की बात करते हैं तो आज के जो बच्चे हैं सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल, तो ये नुक्कड़ों से बेहतर ये मंच तो चाहते हैं, लेकिन नुक्कड़ों से परहेज क्यों? जबकि एक आर्टिस्ट के लिए क्या है, नुक्कड़ इतना ज़रूरी है। उसमें ना आप जो क्लास में नहीं सीखोगे वो नुक्कड़ के माध्यम से आप सीखोगे। एक तो वॉइस उसमें बहुत ज़ोर से, आपका वॉइस प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा आपकी शर्म, जो आपके अंदर हेजिटेशन है वो निकलती है बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है करना चाहिए। अब लोगों को शर्म है, वही है कि आदमी सीखना नहीं चाहता, उसको लगता है यार एकदम से मेरे सामने कैमरा लग जाए, मुझे कोई स्टार बना दे और मैं डायलॉग फटफट हो। तो ये नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी शर्म नहीं छोड़ोगे, चीज़ें नहीं छोड़ोगे, तो उसके लिए आपको आइए, आप नुक्कड़ में भी आइए। नुक्कड़ भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी रिहर्सल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी वॉइस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर अब नहीं जाना चाहते तो अब दिक्कत यही है बच्चे। जी सर, रीजनल सिनेमा, उसको रीजनल सिनेमा जो है हम कंपेयर करते हैं साउथ, हमारे वैसा हो भोजपुरी सिनेमा एक स्थान पाना चाहता है और हर कोई उस पर काम कर रहा है। इवन हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इसने भी उसमें काफ़ी कुछ, मतलब पैसे, सब्सिडी वगैरह आपको मिल रही है फिल्म मेकिंग के लिए। जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं रीजनल सिनेमा के पिछड़ने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है कि क्या है? देखिए, मुख्य कारण जो पहले था, पूरा दोष तो नहीं दूंगा मैं उनको, बट ये बोलूँगा कि उन लोगों ने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, चेंज नहीं किया। उन्होंने बनाया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदा रखा। शायद ज़िंदा नहीं रखते, मतलब अगर वो करते ना रहते तो अभी जो नए बच्चे हैं उन्हें एक आइडिया नहीं मिलता। एक्चुअली जो उन्होंने बनाया है, अभी तक जो बनाया है, उन्होंने क्या किया, एक क्लास दी है, फ्री क्लास दी है नए बच्चों को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट अब जो नए बच्चे लोग बना रहे हैं बहुत बहुत अच्छी, उनके पास नॉलेज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कम बजट में बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, है ना। और वो आप देख लीजिए, जैसे आपकी घपरोल देख लीजिए, आपको मौखिक उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम नहीं, वैसे नहीं मिली, आपको हाथ जोड़ के नहीं बुलाना पड़ा किसी को, यार प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। खुद ब खुद उसमें आप गए देखने के लिए फिल्म। क्यों? अब इस तरह का सिनेमेटोग्राफी है उसमें, इस तरह की स्टोरी है उसमें, है ना। तो यह है, आप अच्छा काम कीजिए, लोग दौड़ते हुए चले आएंगे जी, कहीं से भी दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ के आएंगे। फिर चाहे वो साउथ को ले लो, चाहे अब उनके पास है ना उस तरह का काम कर रहे हैं, उस तरह का पैसा लगा रहे हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं। आपको टेक्नीशियन अच्छे चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आप बेहतर काम करेंगे।
नहीं तो जी। फिर आप 80 और 90 में अभी वैसे ही लटके रह जाएंगे। सर लेकिन लेकिन अभी मूवी- चेंज हो रहा है। हाँ, नहीं मूवी बना तो रहे हैं, बहुत मूवी बन रही है, लेकिन सर ये मूवी जो है दिखाएंगे कहाँ? दिखाने की समस्या लोगों तक पहुंचे कैसे? क्या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सरकार की तरफ से? ऐसी कोई पहल की आवश्यकता है कि इजीली हम उन मूवीज तक पहुंच सकें? क्यों? क्योंकि आजकल सिनेमा घर है ही नहीं, तो कैसे उन देखिए मूवीज को? वो बहुत पहले होना चाहिए था। अभी क्या हो रहा है, देखिए बहुत पहले होना चाहिए था, तो तब हमको जो सिनेमा है अभी क्या मिल रहा है, एक ही शो मिल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हम ना अब हमने अच्छी शुरुआत की है, अब शुरुआत कर रहे हैं। पहले से होता तो शायद हमें सिर्फ एक ये जो हमें एक टाइम मिल रहा है कि यार 1:30 बजे का एक स्लॉट मिल रहा है, क्योंकि हम उतने तैयार नहीं थे उस समय। हमने इतना बनाया सिनेमा, उसके लिए तो बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि यार वो जिंदा रखा, वो बहुत, पर हमने टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं की। मतलब हमने लोगों को वो चीज़ दी नहीं कि वो बोले यार खुद ब खुद एकदम पलट के आए, तो पिक्चर हॉल वालों को चलाना ही मुश्किल हो गया, दर्शक आने ही मुश्किल हो गए। तो हमें वो चीज़ बना के देनी पड़ेगी ताकि भैया आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ब खुद आप भागते चले आए उस पिक्चर को देखने के लिए। तो मुझे लगता है तब आपका सिनेमा और आगे बढ़ सकता है ना? और सर फिल्म मेकिंग आपका शौक भी है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्टिंग क्योंकि जान होती है जी। तो स्क्रिप्टिंग को लेके आपको कितनी खामियां नजर आती हैं? क्योंकि आप भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो किस तरह का देखते हैं आप यहाँ पे कि जो स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी, हाँ जी, प्लीज जी, सो जो स्टोरी है, स्टोरी में किस तरह की कहानियों को लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं? आज के युग में अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मेल जो है नहीं खाती है, तो किस तरह की चीज़ें हो ताकि बच्चों का या जो युवा पीढ़ी है उसका रुझान उस तरफ बढ़े? ऐसा क्या किया जाए? फिल्म मेकर्स की क्या जिम्मेदारी है? देखिए स्क्रिप्ट जो पुराने समय की बात है, उस वक्त तो क्या था कि हमारे पास और कुछ चीज़ें थी भी नहीं, एंटरटेनमेंट की और चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन उस समय बनती भी अच्छी थी। बिल्कुल। टेक्नीशियन बाहर के थे, बाहर के भी थे, अंदर के भी थे, और मतलब बहुत सी चीज़ बनती थी। तो और इतना हमारे पास स्कोप भी नहीं था, मतलब कोई एंटरटेनमेंट का और साधन। अभी क्या है स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट देखो कोई भी खराब नहीं लिखता जी, कोई भी हो, मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, आपने जो कहानी लिखी है ना, आपने बेहतरी लिखी है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका, वहीं फिर टेक्नोलॉजी की बात ही आ जाती है, वहीं फिर वो हर आर्टिस्ट की बात आ जाती है, हर वो डायरेक्टर की भी बात आ जाती है, हर वो सिनेमेटोग्राफर की भी बात आ जाती है, फिर वो म्यूजिक वाले की बात आ जाती है। तो ये एक का काम नहीं है, खाली स्क्रिप्ट की बात नहीं है। स्क्रिप्ट तो हर कोई अच्छा लिखता ही है, बट उसको बनाना हर किसी का जो सहयोग है उसके माध्यम से वो फिर निखर के आती है। तो मुझे लगता है उसमें निखार तो हमारी टेक्नीशियन का ही है, हमारी डायरेक्शन का ही है, हमारे म्यूज़िक का है। तो मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट में तो नहीं कह सकते कुछ। हाँ, लेकिन अगर टीम अच्छी हो तो मूवीज अच्छी मिलेंगी आपको, क्योंकि कोई भी, मैंने बोला ना, कोई भी जो लिखता है यार वो अपने मन से तो एकदम बेहतर ही लिखता है। अब उसको समझने वाला उसे वो पूरी तरह पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है, तो वहाँ जाके बात थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है या हो जाती है। जैसा कि हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की, रीजनल सिनेमा हमारी जो गढ़वाली परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इसको दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया है। बिल्कुल है जी। तो रीजनल सिनेमा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वो कौन सी चीज़ है जो हमें करनी अभी शेष है, यानी अभी जो हमें करना बाकी है, उसका मतलब कैसे शुरुआत करें हम नई रीजनल सिनेमा को ऊपर उठाने के लिए? वो देखिए, रीजनल सिनेमा को ऊपर उठाने के लिए अभी बोला ना, जैसे एक तो आपको पीआर सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, दूसरी चीज़ टेक्नीशियन बहुत अच्छे चाहिए, और जो नए बच्चे हैं ना उनके पास है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, विजन बहुत अच्छा है। आप देखिए जब ये लोग अभी जो गढ़वाली फिल्में बन रही हैं, अब जो 2-4 फिल्में अभी आई हैं, 1-2 फिल्में देखे मैंने, उसके कुछ उसके ट्रेलर देखे 1-2 फिल्म के, और बहुत शानदार कटे, बहुत ही शानदार, जैसे घपटोल का है वैसे ही कटे होंगे। तो जो ये नए बच्चे हैं ना, इन्होंने क्या किया कि पहले जो गाने बनाते थे
कितनी अच्छी उसमें यूज़ करते थे, ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, जी। सब कुछ कितनी टेक्निक यूज़ करते थे। जी। तो वो क्या कर नहीं सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन उनको ना मिलाया ही नहीं गया अपने साथ, उनकी चीज़ को अपने साथ मिलाया नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने कहा यार ठीक है, जो पुराने लोग कर रहे हैं तो ठीक है, वही चलेगा 80-90 का दशक ही चलेगा। तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। नई टेक्नोलॉजी को आपको अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक बेहतर सिनेमा देंगे, है ना। और हर किसी का काम हर किसी को आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे फिर वो क्या बोलते हैं आपका सिंगर हो, चाहे फिर वो आपका कोई भी एक्टर हो, एक्टर यानी हो, कोई फिल्म भी, से बिल्कुल। रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सबको उनका मौका, मतलब जो है चांस आपको तो मिलना ही चाहिए। देना ही पड़ेगा आपको, देना ही। सर अभी जो है हमारी उत्तराखंड सरकार जो है फिल्म मेकिंग के लिए, ठीक है, सब्सिडी दे रही है, फिल्में बहुत धड़ल्ले से मतलब फिल्में बन रही हैं। जी। लेकिन सर फिल्मों के इतनी तेजी से बनने के बावजूद भी क्यों उन फिल्मों को कोई नहीं देखता, उसका क्या कारण है? कारण देखिए, वही अभी तक जो भी हम बोलते आ रहे सेम चीज़ ही है। कारण यही है कि हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ नहीं चल रहे। हम अभी वही पुरानी फिल्मों के ही ट्रेंड में अटके हुए हैं। अब जो मैंने बोला अभी भी वो मैं सेम चीज़ फिर वही बोलूँगा कि अब जो अपग्रेड हो रहा है, अब जो फिल्में आ रही हैं, अब जो 2-4 फिल्मों ने रेस पकड़ी ने स्टार्ट की है, तो वो पक्का देखिए आप चेंज होगा, सिनेमा बिल्कुल चेंज होगा। नए बच्चे बना रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से बना रहे हैं, बहुत अच्छी उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि जब से घपरोल भी है और इसके बाद एक मिशन देवभूमि, उसका भी मैंने ट्रेलर देखा तो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त। उसमें सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है, वो विवेक चांदना जी हैं, शायद घपरोल में भी उन्होंने किया हुआ है, तो बहुत बेहतरीन। तो इस तरह का काम होगा तो जी आपको फिर मैं कह रहा हूँ सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंपनीज खुद आएंगी, प्रोड्यूसर खुद आएंगे, जब आप बेहतर चीज़ देंगे तो आपको सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोड्यूसर खुद आएगा, कहीं से भी निकल के आएगा, बाहर से आएगा, बोलेगा भाई आप ये लीजिए, आप इस तरह का एक हमें प्रेजेंट करके दीजिए। तो कैसे नहीं होगा, सब्सिडी की ज़रूरत क्यों? लीजिए ठीक है, लेकिन बना के भी तो दीजिए फिर उस हिसाब से चीज़ें, है ना। तो ये है, आप देख रहे हैं बदल रहा है सिनेमा, बहुत अच्छा काम कर रहा है और उम्मीद है हम जैसे कलाकारों को और काम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके निदान के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं जी, ठीक है, लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन उस पलायन को असल में कैसे रोका जाए? क्या पलायन है और ये कौन कर रहा है? देखिए पलायन तो हो ही रहा है। पलायन इसलिए हो रहा है कि हमारे जो गांव हैं वही सिंपल है कि भैया वहाँ वो उस तरह का एजुकेशन पहुँच नहीं रहा है ना। कुछ गांव में पहुँच गई हैं रोडें, स्कूल भी हैं, बट आजकल हर कोई जिस तरह से ट्रेंड आजकल भाग दौड़ चल रही है, ये दुनिया की रेस चल रही है, आगे 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 सबको निकलना है। अब उस तरह से हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे रोज़गार का इतना चीज़ें हैं नहीं, है ना। एजुकेशन है भी बट और भी डेवलप होने की ज़रूरत है। तो फिर वही है, फाइनेंस की दिक्कत है, तो जिसकी वजह से आदमी क्या है वो छोड़ के आ ही रहा है, भाग ही रहा है। तो सर सरकार अभी पैसे दे रही है कि गांव में आप बनाइए, और तो कितने होम स्टे, कितने लोगों को है, कितने लोग होम स्टे बनेंगे बताइए, कितने लोग होम स्टे बनाएंगे? सब बना लेंगे क्या? सभी तो नहीं बना सकते ना। वही बनाएंगे जिनके पास जगह है, ज़मीन है, जिनके पास उस तरह के घर हैं जिसे वो थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं, तो उतने लोग तो कर पाएंगे। बाकी लोग भी तो हैं। अब पूरी दुनिया में होम स्टे, पूरा पहाड़ होम स्टे बना लेगा तो पता नहीं, है ना। तो और भी चीज़ें भी तो हैं। आपको वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स और अच्छी करनी पड़ेंगी, ताकि आप सीधा नीचे ना भेजें, वहीं रुक जाए, है ना। तो रोज़गार और बेहतर करने पड़ेंगे कुछ, तब जाके आपका प्लान रुक सकता है। कुछ थोड़ा सा जो वहाँ के यंग जनरेशन है ना, उनको अपनी खेती के लिए भी काम करना तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे आप अपने खेतों की जो भी पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। आप नए नए सेब के पेड़ हैं, चाहे वो माल्टे के पेड़ हैं। अभी देखिए वो धाद वालों ने माल्टे का कितना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। तो क्या आ नहीं रहा है वहाँ से माल्टा? कैसे नहीं आ रहा? लोग लगा रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं।
वो बिक नहीं रहा है यहाँ पे। तो यार इतना तो फिर थोड़ा खुद के युवकों को भी तो करना ही पड़ेगा ना। यानी खुद जागेंगे तभी कुछ तो होगा। कुछ होगा, पूरा तो सब पे डिपेंड नहीं हो सकता ना, क्यों जी? जी सर, जैसे आप तो रंगमंच से हैं, रंगमंच पूरा जी है ना, आपने शुरुआत वहाँ से की है, तो सर नुक्कड़ों से शुरुआत करते समय और फिल्म मेकिंग जी अलग अलग विधाएं, जी। सर नुक्कड़ों की जो वर्तमान स्थिति है, युवा वर्ग में नुक्कड़ों को किस तरह से देखा जाता है? देखिए नुक्कड़ में भी या तो दो ही लोग आते हैं, एक तो पुराना आर्टिस्ट है और या फिर जो बेचारा बहुत ही डेडिकेटेड है, नया, बिल्कुल नया, उसको एक्टिंग से बहुत प्यार है, तो वो नुक्कड़ में आ जाएगा। लेकिन कुछ हैं थोड़े से आर्टिस्ट हैं वो जो नुक्कड़ करना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है। मैं कहता हूँ नुक्कड़ सबसे बेस्ट जरिया है एक आर्टिस्ट को खोलने का, उसकी शर्म खोलने का, उसकी वॉइस खोलने का। करना चाहिए, वो बेसिक है, शुरुआत है। आपने वहाँ शर्म नहीं छोड़ी, कैमरे में कैसे शर्म छोड़ लोगे, या स्टेज में कैसे शर्म छोड़ लोगे आप? इतने लोगों के बीच खड़े होकर, जब आप 50-100 लोगों के आगे खड़े होकर नहीं कर पा रहे, तो नुक्कड़ तो आपको करना ही पड़ेगा जी। कभी ऐसा कोई वाकई आपके साथ हुआ है कि कोई बच्चे, आपने किसी को अप्रोच किया कि नुक्कड़ के लिए करना और बच्चों ने कहा नहीं हमसे नहीं होगा या हम कर पाएंगे, कुछ ऐसा वाकई अगर है तो? नहीं, ऐसा तो खैर, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है, हमारे ग्रुप में ऐसा कोई लड़का रहा नहीं, है नहीं कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो ऐसा तो खैर कोई था नहीं कि जिसने कि नहीं यार नुक्कड़ करना। हाँ हो जाता है नुक्कड़ के नाम से कुछ लोग हैं जो अच्छा नुक्कड़ करना है, अरे नहीं यार नुक्कड़ नहीं यार, तो पता नहीं क्यों शर्माते। मैं तो अभी भी बोलते हैं तो मैं तो अभी भी तैयार हो जाता हूँ नुक्कड़ के लिए, बिल्कुल, क्योंकि घर पे बैठ के मैं चिल्ला नहीं सकता वॉइस की रिहर्सल के लिए। नुक्कड़ मिलेगा तो आप एकदम आप खुल जाओगे। मैं घर पे बैठ के अब वॉइस की एक्सरसाइज करनी है तो मैं घर में बैठ के चिल्लाऊंगा, अच्छा लगेगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं फिर जब भी मुझे मौका मिलता है नुक्कड़ का तो मैं जरूर करता हूँ नुक्कड़। सर एक आखिरी सवाल। जी बिल्कुल सर, आपने ये जो लाइन चुनी है, इसमें आपके घर में ऐसा कौन था जिससे आपको प्रेरणा मिली और आपने ये लाइन पकड़ ली, अब इसमें ही आगे बढ़ना है? देखिए इसमें हमारे ना चाचा थे, एक्चुअली मेरे वैसे कोई बड़ा स्टार नहीं था मेरे यहाँ, बट हमारे चाचा थे, तो वो 90s के गाने बहुत अच्छे गाते थे। वो शायद वो मैं भी तभी वो गाने का जो शौक है मेरा भी। जी सर, वो भी सुनेंगे अभी। नहीं तो और दूसरे हमारे एक और बड़े चाचा थे, वो पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाते थे। मेरी बुआ है वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी, तो पता नहीं शायद वहीं से वो आया, लेकिन नॉलेज नहीं थी जी, बिल्कुल भी हमें ये नहीं मालूम था कि यार NSD नाम की कोई पढ़ाई होती है जिसमें आप कर सकते हो, या FTI कोई चीज़ होती है। अब यकीन मानिए मुझे 2012 तक बिल्कुल भी मालूम नहीं था, 2012 तक कि यार अभिनय के क्षेत्र में कुछ करियर बना, ऐसी संस्थान है और उसमें करियर आप बना सकते हो। वो तो अचानक से एक दिन मैंने हिमानी शिवपुरी मैम का एक कटिंग आई थी 4-5 महीने पहले, वो यहाँ अपने फादर के हाँ उसमें वो कराना वर्कशॉप करा रही थी, तो वो एक पर्ची थी उनकी 5-6 महीने मैंने पहले, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि यार ये अब एक्टिंग में कुछ होता है क्या, कि जी वर्कशॉप करा रही हूँ अभिनय की। तो मैंने वो पर्ची 5-6 महीने पहले संभाल के रखी उनकी कि वो फलानी तारीख में ये कौन सा भवन है यहाँ पे नेशविला रोड पे, हाँ एक भवन है, तो वहाँ पे वो कराने वाली थी वर्कशॉप। मैं सबसे पहले पहुँचा था सुबह, 3-4 महीने बाद वो पर्ची संभाल के एड्रेस बोल के, तो फिर वहीं से वो उनकी वर्कशॉप में ऑडिशन दिया, वो हुआ नहीं, बट वहीं से फिर श्रीश डोभाल जी हैं जो सर्वप्रथम पहले गुरु हैं जी, वो लेके गए थे अपने साथ नैनीताल 1 महीने की NSD की वर्कशॉप, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी ऐसे, फिर चलते गए थिएटर में, चलते गए। ये अनुभव कैसा था सर? अनुभव तो बहुत अच्छा है, पर अभी लंबी दौड़ है बहुत लंबी दौड़ है, मन है इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन दौड़ अभी लंबी है, अभी बहुत आगे जाना है। ओके, तो कोशिशें अभी जारी है। कोशिश। सर, हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए अगर अभिनय के क्षेत्र में ही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पहली बात तो जी फिल्म मेकिंग से मतलब पूरा जो हमारा फील्ड है उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है जी। जो भी काम करना है बहुत तन्मयता के साथ करना पड़ेगा, ये नहीं कि खाली आप फेम के लिए कर रहे हो
तो फिर बेकार है। आपको डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है, तभी जाके आप इसमें सक्सेस होगे, नहीं तो। क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर के पास काम है 10 साल बाद है लेकिन है, इंजीनियर के पास काम है, मज़दूर के पास काम है, लेकिन एक आर्टिस्ट के पास नहीं है, बहुत कम है। और अगर एक्टर के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो एक बार कर लेता है तो दूसरा काम मिलेगा, कब मिलेगा वो कुछ मालूम नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कर पाओगे, नहीं तो भाई बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, आज के लिए तो आपने सुना कि कैसे घर से छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए चलते हुए और आज सर यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर ने जैसा कहा कि अगर आप किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है डेडिकेशन की, और अगर वो नहीं है तो समझिए असफलता निश्चित है, क्योंकि सफल होने के लिए उसमें लगना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है और उसे महसूस करना पड़ता है। जब आप ये सब कर लेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो ऐसे ही नए नए लोगों से हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TPS। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आमंत्रित किया। और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए TPS शो को।